गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर में करेंगे आज मृदा का निम्नीकरण। अब हम देखेंगे मृदा निम्नीकरण होता क्या है। अब मृदा का उचित उपयोग आवश्यक हो गया है, यानी जो मिट्टी है हमारी उसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है मिट्टी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, यानी कृषि क्षेत्र में या अन्य उद्योग धंधों में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रयोक्ष रूप से हमारी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी लगभग जो फसलें होती है मिट्टी के कारण ही होती है। मृदा ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मृदा की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे उर्वरता यानी उपजाऊ शक्ति, नमी यानी हम सिंचाई से पानी लगाते हैं, सिंचाई करते हैं, या फिर हम बरसात होती है तो उसकी नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी लंबे समय तक, एवं जल धारण करने की क्षमता जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। यानी जो भी हम सिंचाई के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से हम पानी देते हैं भूमि को, और उसकी जो धारण करने की क्षमता होती है काफ़ी लंबे समय तक उसको नमी को बनाए रखती है, तो वो उत्पादन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। आगे है परंतु जब इसमें से किसी विशेषता में कमी आ जाती है, यानी उर्वरता में कमी आ गई तो उत्पादन घट जाएगा, नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी तो उत्पादन घट जाएगा, या बढ़ा दी जाती है या मृदा अपरदन होता है। यानी ये जो कमियां होती है जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन की अवस्था में मृदा की उर्वरता छीन ली जाती है। यानी इसमें क्या है, छीनने का अर्थ ये है कि ये जो उपजाऊ शक्ति होती है वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक पर चली जाती है तो उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है उस भूमि की, तो जिससे क्या है वो छीन ली जाती है, तथा पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं। मृदा अपरदन का प्रकार तथा अंश मृदा की बनावट पर निर्भर करता है। यानी मिट्टी की बनावट कैसी है, अगर शुष्क मिट्टी है तो वहाँ मृदा अपरदन अधिक होगा, और किसी क्षेत्र में अगर मिट्टी के बारीक कण है और नज़दीक में बिल्कुल जकड़े हुए एक दूसरे से, तो उस मिट्टी का अपरदन कम होगा, या नमी धारण करने की क्षमता अधिक है तो वहाँ मिट्टी का अपरदन कम होगा। अब देखते हैं आगे, मृदा अपरदन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। कौन कौन से कारक है जो मिट्टी के कटाव के लिए उत्तरदायी है। सतही जल का बेकाबू होकर बहना, यानी कोई जल है धरातल के ऊपर और वो अत्यधिक मात्रा में तेज़ गति से बह रहा है तो क्या करेगा, वहाँ की परत है मिट्टी की वो अपने साथ में ले जाएगा। जैसे इसमें हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अधिक वर्षा का होना या फिर ढालू भूमि पर वर्षा का। इसके बाद में अति पशुचारण में क्या होता है, जब हम जंगलों में पशु चराते हैं या हमारे खेतों में या फिर अन्य क्षेत्रों में हम ये पशु चराते हैं तो उनके खुरों से भूमि नरम हो जाती है, और जब बरसात या हवा चलती है तो उसकी एक परत जो अन्य स्थान पर चली जाती है, तो इससे भी मिट्टी अपरदन होता है। इसके बाद में अनियोजित कृषि तकनीक। इसमें क्या है, जब हम कृषि करते हैं तो हमारे पास में एक नई तकनीक के हिसाब से हमें कृषि करनी चाहिए। जैसे हम मान लीजिए हवा चल रही है, इस साइड से हवा चल रही है, ऐसे ये हवा चल रही है ऐसे, अगर हम इसके सामने बुवाई कर रहे हैं तो क्या है, मिट्टी की जो परत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ जाएगी। तो इसलिए हमें, या फिर हवा तेज़ चल रही है तो हमें उस खेत की बुआई नहीं करनी चाहिए, जब हवा शांत हो जाए तो हमें करनी चाहिए। या फिर बरसात के मौसम में जो हमारी जो भूमि है उसकी बुआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो परत है ऊपर की नरम हो जाती है और अत्यधिक बरसात के कारण वो एक खेत से दूसरे खेत में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो हमें उचित तकनीक का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में वनोन्मूलन। इसमें क्या होता है, वनोन्मूलन में क्या होता है कि पेड़ पौधे हैं ना वो लगाने चाहिए। अगर हमने किसी क्षेत्र में पेड़ पौधों का विकास किया है क्षेत्र में, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो पेड़ पौधों की जड़ों में जकड़ी रहेगी। इसके बाद में देखिए, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। यानी हम दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है, और उसके अंदर जो जीव होते हैं कीटनाशक वो मर जाते हैं, और जो मिट्टी का निर्माण करते हैं, या फिर जीवांश जो छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, खाद है, अन्य प्रकार की उसका अपघटन करते रहते हैं, तो वो
कीटनाशक से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। भूसंकलन, भूसंकलन में क्या होता है, एक पर्वतीय भाग का टुकड़ा टूटकर नीचे जाना, विखंडित होकर नीचे गिर जाना, उसे कहेंगे भूसंकलन। तो ये भी हमारा एक मिट्टी के अपरदन में सहायक होता है। इसके बाद में बाढ़, बाढ़ में क्या होता है, अत्यधिक वर्षा का आना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ये समस्या उत्पन्न होती है, या फिर नदियों के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद में देखें तीव्र हवाएं एवं वर्षा, यानी तेज़ जहाँ पर आंधियाँ चलती है, तेज़ हवाएं चलती है तेज़ गति से, वहाँ पर क्या मृदा अपरदन अधिक होने की संभावना होती है। या फिर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन है बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो घट जाती है उस क्षेत्र में। इसके बाद मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप में भी हम अनेक प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें कृषि हो गया एक, तो फिर उद्योग धंधे हो गए, उद्योग धंधों से जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो उनका हमारी जो भूमि है उस पर छोड़ते हैं केमिकल, और उससे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। या फिर वहाँ के जो मिट्टी के कण होते हैं या जीव जंतु होते हैं सूक्ष्म, वो मर जाते हैं और मिट्टी की जो परत होती है ऊपरी वो नरम हो जाती है। या फिर वहाँ की वनस्पति नष्ट होगी और वो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो नरम हो गई और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। तो इसलिए मानवीय क्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर अगर हम खनन कार्य कर रहे हैं, खनन कार्य से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको हटा देते हैं, फिर वो ऊपरी परत किसी हवा के साथ में या बरसात के साथ में चली जाती है, तो वहाँ की भूमि वो बंजर हो जाती है। मनुष्य मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है, मनुष्य खुद है वो मृदा की जो अपरदन है उसके लिए उत्तरदायी है। इन मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मानव की क्रियाकलापों के अंतर्गत ये संभव है। इसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप जैसे जुताई, खेत में जुताई करना, प्राकृतिक वनस्पति की कटाई करना, पेड़ पौधों को काटना, मानव जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है प्राकृतिक वनस्पति है उसकी कटाई होती जा रही है, हवा का तेज चलना, बहता जल एवं अन्य कारक भी मृदा अपरदन में मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये कारक हमने देखे ऊपर, ये सारे मृदा अपरदन में सहायक कारक होते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा मृदा अपरदन हुआ है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, किस प्रकार को उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो मृदा का संरक्षण यानी सुरक्षा, मृदा संसाधनों का बचाव, सुरक्षा एवं सक्षम उपयोग मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी मिट्टी कटाव होता है उसका अगर हम सही तरीके से उपचार करेंगे तो वो नहीं होगा। यह भूमि के उचित प्रबंधन के लिए भी उपयोगी है। उचित प्रबंधन का मतलब है जिस हम क्रियाकलाप करते हैं उसके अंदर हमें इस प्रकार तकनीकी औजार या तकनीक का उपयोग करना चाहिए, जैसे मिट्टी का जो ऊपरी जो परत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए। विशेषतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु, यानी जिन क्षेत्रों में कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र जो अनपढ़ता ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की तकनीक औजारों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मृदा अपरदन की रोकथाम हेतु मृदा संरक्षण मानव द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। मृदा अपरदन को पूर्ण रूप से समाप्त करना संभव नहीं है, यानी प्रयास किया जा रहा है परंतु पूर्ण रूप से ये जो मृदा अपरदन हो रहा है इसके ऊपर इसकी जो गति है कम करना वो बड़ा मुश्किल है। परंतु मृदा अपरदन की दर को कम करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। प्रयास भी सरकारों के द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर। मृदा संरक्षण की कुछ विधियों पर विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें वृक्षारोपण, अब जिन क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन होता है, भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊपरी पर चली जाती है, तो वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि मिट्टी की जो जड़ों के अंदर मिट्टी जकड़ी या पड़ी रहे। इस विधि का प्रयोग मुख्य तटीय प्रदेशों शुष्क प्रदेशों में किया जाना चाहिए, यानी जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है या अधिक शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की विधि काम में ली जा सकती है। इसके बाद में है मलसू बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल या घास से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अब क्या होता है, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है या मिट्टी जो शुष्क टाइप की होती है तो वहाँ क्या है, फसलें बोई गई है कतार में, उसके जो बीच में का जो भाग होता है वहाँ पर हमें कुछ न कुछ
पराली है या अन्य प्रकार का जो भूसा है वो डाल देना चाहिए, ताकि यहाँ की जो मिट्टी है वो नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार हमें मल सूप बनाना चाहिए उन क्षेत्रों में। इसके बाद में देखें अति पशुचारण की रोकथाम। अब जो अत्यधिक मात्रा में पशु चराए जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में, उन पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि जो मिट्टी है वो नरम ना हो खुरों से और एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, क्योंकि जानवरों के खुले में घूमने से मृदा के कंडीले पड़ जाते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन होता है। अब देखते हैं समोच्च रेखाएं, रेखीय रोधिकाएं। यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है। रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका का मतलब होता है जैसे हमारी ये भूमि है और ये ढालू भूमि है, 2-3 खेत है लगातार यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी भूमि ऊंच पड़ती है, उसके बाद में ये थोड़ी सी नीची है, फिर ये बिल्कुल इससे नीची है। तो इस प्रकार यहाँ हमें बीच में एक दीवार सी लगा देनी चाहिए, जिससे पत्थरों के माध्यम से या अन्य किसी वस्तु से, तो ताकि यहाँ की जो मिट्टी है वो इस खेत में ना, इस खेत की मिट्टी इसमें ना जाए, तो पानी को रोका जा सके। इसके बाद में फसल चक्कर। फसल चक्कर में क्या होता है, फसल को हेर फेर कर बोना। तो इसमें इस विधि में विभिन्न फसलें क्रमांतरण में उगाई जाती है, क्योंकि विभिन्न फसलों को मृदा के विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जो मिट्टी है हमारी उसको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमें दलहन फसलें, उसके बाद में जो रेशेदार फसलें होती है, इनका जो क्रम एक चलना चाहिए। दलहन फसलें या फिर उसके बाद में रेशेदार फसलें, फिर दलहन फसलें, यानी इस प्रकार अगर ये क्रम चलता रहेगा तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बनी रहेगी और वहाँ की मिट्टी की जो कण है वो ढीले नहीं पड़ेंगे और मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा। इसके बाद में देखें समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखीय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना चाहिए। यानी जो ढालू भूमि है उन क्षेत्रों में हमें क्या करना चाहिए, एक मेड सी बना देनी चाहिए प्रत्येक कुछ दूरी पर, ताकि वहाँ की जो बुआई है वह हमें उसके अनुसार ही करनी चाहिए। और जो वर्षा का क्षेत्र, वर्षा का मौसम होता है तो उस समय अगर उसके विपरीत दिशा में हमने जुताई की है खेत की, तो वो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये हमारी भूमि है और इसमें ढाल इधर है थोड़ी सी, तो हमने यहाँ एक मेड बनाई है। उसके बाद में अब इसकी जुताई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि जो पानी आएगा वो ऐसे जाएगा, तो वो पानी इसके साथ में इस मिट्टी को भाकर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो गति है पानी की वो कम हो जाएगी। अगर हमने इस प्रकार जुताई की है तो एक नालियों के माध्यम से यहाँ अपरदन हो जाएगा। इसके बाद में सीढ़ीदार कृषि। मृदा संरक्षण की यह विधि तीव्र ढालों पर अपनाई जाती है। इस विधि में तीव्र ढालों पर विभिन्न फसलों की कृषि हेतु चौड़ी सपाट सीढ़ियाँ बनाई जाती है। ये सीढ़ियाँ धरातलीय भाव को नियंत्रित करने में मदद करती है। सीढ़ी में क्या होता है, जो खेत में है अलग अलग डोलियों के माध्यम से या अलग अलग मेड के माध्यम से वहाँ खेती करनी चाहिए ढालू भूमि के अंदर। तो पानी है वो यहाँ भरा रहेगा, यहाँ भरा रहेगा, यहाँ पर भरा रहेगा, यानी पानी है वो उसकी गति कम हो जाएगी और साथ में पानी की जो मात्रा है वो भी कम यूज़ होगी और यहाँ की मिट्टी है वो ढाल की तरफ नहीं जा पाएगी। इसके बाद में देखें तो बांधों का निर्माण। बहते हुए जल की गति को धीमा करने हेतु बांध बनाए जाने चाहिए, यानी खेत के चारों ओर हमें मेड बना देनी चाहिए, या फिर हमारी जो नालीदार कटाव हो रहा है उसके बांध लगा देना चाहिए सिरे पर और मध्यम में, तो ताकि वो नालियों में कटाव वो नहीं हो पाएगा, पानी की गति है उसको कम कर देगा। इसके बाद में देखा जाए तो हमारा आता है बीज की फसल उगाना। इस विधि में वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें एकांतर में उगाई जाती है। यानी जो इस विधि के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की फसलें हैं, अनेक प्रकार के बीज हैं, उनको उगाना चाहिए, जिससे जो हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी और मिट्टी का अपरदन है वो नहीं हो पाएगा।